हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे HCV चैप्टर 8 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि एक 250 ग्राम्स का वेट है, 0.25 वेट का ग्राम्स का वेट है, और इसको एक स्प्रिंग पे ऐसे रख दिया है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रखा हुआ है, स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 100 न्यूटन्स पर मीटर, और जो अपने नेचुरल लेंथ से इसको 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया है मैंने। ठीक है, वैसे एक चीज़ और देखिएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता तो कितना कंप्रेशन होता, तो kx इक्वल टू mg, यहाँ से x देखेंगे, दिस इज़ 2.5 अपॉन 100, दैट इज़ 0.025 मीटर्स, और इसको कंप्रेस मैंने किया है 0.1 मीटर तक, एक्स्ट्रा कंप्रेशन दिया है। और बोला है कि अब यहाँ से ये इनिशियल कंडीशन से छोड़ा है तो ये मास कितने हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ तक आएगा, आने के बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद जो है मास और स्प्रिंग कांटेक्ट छोड़ देंगे और ये फर्दर फिर ऊपर जाता जाएगा। तो वही पूछ रहा है ये टोटल कितना हाइट तक ऊपर गया है। तो इनिशियली जो एनर्जी होगा सिस्टम के पास, दैट इज़, मैं इसे ही रेफरेंस मान लेता हूँ, दिस इज़ माय रेफरेंस। तो इनिशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल 0 प्लस काइनेटिक भी कुछ स्पीड नहीं दिया है, बस छोड़ा है मैंने सिस्टम को यहाँ से, और स्प्रिंग के पास कुछ अपना एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। और यू फाइनल क्या होगा, फाइनली क्या हुआ है, मेरा स्प्रिंग h हाइट तक ऊपर गया है, यानी कि m इंटू जी इंटू एच प्लस, देखिए अब मेरा स्प्रिंग जो है ये अपने नेचुरल लेंथ पे आकर के रुक जाएगा। उसके बाद कांटेक्ट छोड़ दिया है नेचुरल लेंथ पे आने के बाद ब्लॉक और स्प्रिंग ने, तो नेचुरल लेंथ पे कोई इलास्टिक पोटेंशियल नहीं होगा स्प्रिंग के पास। तो सिंपल यहाँ से अब दोनों एनर्जीज़ को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो 2.5h is equal to 0.5, so height will be equal to 0.2 meters, and this is the answer. Next question number 43. देखिए 43 में एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसा। सॉरी, एक स्प्रिंग है और ऊपर एक मास है। ठीक है, और ये एंगल दिया है 37 डिग्रीज। तो लिखा है कि स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ द इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring. ये स्प्रिंग से डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। स्प्रिंग से 4.8 मीटर का डिस्टेंस है। लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, ये जो है इस पॉइंट से 4.8 मीटर दूर है। एंड नाउ द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। कंप्रेशन इज 0.2 मीटर्स का कंप्रेशन, एंड स्टॉप्स मोमेंटरीली, यानी कि एक मोमेंट के लिए ब्लॉक स्टॉप हुआ है, फिर वापस से रीबाउंड हुआ है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। ठीक है, यानी कि वो रुका और फिर वापस से 1 मीटर ऊपर की ओर गया है, यानी कि ये ब्लॉक यहाँ तक आया, उसके बाद 0.2 मीटर्स वापस कंप्रेस हुआ, और इस पॉइंट से ये फिर से 1 मीटर ऊपर गया है। इस पूरे सिनेरियो को देखिए, पहले तो ये
टच किया, टच करने के बाद कंप्रेशन किया और उसके बाद 1 मीटर तक ब्लॉक ऊपर गया। तो फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों निकालना है मुझे। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मेरा ब्लॉक ऊपर से लेकर के इतना 0.2 मीटर्स जब तक कंप्रेशन जब कॉज किया हुआ स्प्रिंग में, वहाँ से ये हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स मानते हैं पहले, ठीक है। तो देखते हैं। तो इनिशियली क्या है मेरे पास, इनिशियली ब्लॉक के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। यू आई इक्वल्स टू, मास दिया है, मास इज 2, ग्रेविटी दिया हुआ है 10 mg, इंटू हाइट कितना होगा, हाइट विल बी टोटल यहाँ से यहाँ तक जब आया है ब्लॉक कंप्रेशन के साथ, तो 4.8 प्लस 0.2 यानी कि 5 मीटर स्लैंट कवर किया है। तो हाइट कितना होगा, 5 इंटू साइन 37, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को रेफरेंस मान रहा हूँ, दिस इज़ माई रेफरेंस। तो इस हाइट को मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ हाइट इज़ 5 साइन 37। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो साइन 37 क्या होता है, साइन 37 इज़ 3/5, तो 60 जूल्स आ जाएगा ये। यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल मेरा रेफरेंस पॉइंट तक आ गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं है, मोमेंटरली स्टॉप हुआ है इस पॉइंट पे आके, यानी कि वेलोसिटी भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्लॉक है, ब्लॉक में एक स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है, तो स्प्रिंग में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज़ हाफ टाइम्स ऑफ के। के का वैल्यू मुझे क्या पता है, के का वैल्यू नहीं पता है मुझे, एक्चुअली के का वैल्यू पता करना है, ठीक है। हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हाँ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन। मेरा सरफेस इस बार स्मूथ नहीं है, रफ है, तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, और मैंने दोनों पॉइंट्स के एनर्जीज निकाल लिए हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg इंटू कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्रीज, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, फोर्स इंटू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। देखिए, फ्रिक्शन मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगा। बाकी मेरे कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करता है। वैसे यहाँ पे देखिए, जो मेरा ब्लॉक है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने सरफेस पे, तो 5 मीटर ट्रैवल किया है, तो 5 इंटू कॉस थीटा, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो एक माइनस साइन आएगा, तो -1। दिस इज़ इक्वल टू यू फाइनल इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर 0.04, यानी कि अपॉन 2 करेंगे तो 0.02 के, और माइनस यू आई इज़ 60 जूल्स, ठीक है। नाउ एम जी, व्हाट इज़ एम जी, 2 इंटू 10 20 इंटू कॉस 37 इज़ 4/5, तो 20 इंटू 4/5, तो 20 इंटू 4/5 इज़ 16 इंटू 5 इज़ 80, माइनस 80 म्यू इज़ इक्वल टू 0.02 के माइनस 60। इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, दिस विल बी
02K plus 80 mu is equal to 60. दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा इक्वेशन कैसे पता करेंगे. अब बोला है कि यहाँ से इस पॉइंट से जो मेरा ब्लॉक है रीबाउंड करके 1 मीटर तक ऊपर गया है, यानी कि फिर से अब नया इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो मेरा हो गया, दिस इज़ माई इनिशियल और ये पॉइंट है मेरा फाइनल. तो यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल यही होगा क्यों है ना, दैट इज़ 0.02K. और यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल कुछ एक फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ गया है ब्लॉक में. ये हाइट, व्हाट इज़ दिस हाइट, दिस हाइट विल बी 1 sin 37, that is 20 into sin 37. sin 37 is 3/5, यानी कि 4 3 जा 12. अब फिर से वही, फिर से हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे. तो यहाँ से म्यू इंटू mg cos 37, mg is 20 into cos 37 is 4/5, यानी कि 16 into s distance is 1 into -1 cos theta is equal to 0.02. sorry, u final is 12 minus 0.02K. अब इसको रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 0.02K माइनस 16 म्यू इक्वल्स टू 12. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे. कैसे करेंगे सॉल्व, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं और देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए तो K एंड K विल बी कैंसल्ड आउट. 80 माइनस 60, 80 माइनस 16 इज़ 64. 64 म्यू इक्वल्स टू 60 माइनस 12 इज़ 48. is 48. Then mu is 48 upon 64. 8 6 times 8 times. This 3 and this is 4 and this is 0.75. This was question number 43, right? Question number 43. Yeah. 64 and 48. Sorry, ये माइनस करेंगे 1 and 2 माइनस करेंगे. दिस वुड बी 64, दिस विल बी 96. तो ये 48 अपॉन 96, दिस इज़ 0.5. और नेक्स्ट अब किसी भी एक इक्वेशन म्यू का वैल्यू रख दीजिए और K निकाल लीजिए. तो वहाँ से K का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1000 Newton per meter and this is the answer. Now moving to question number 44. लिखा है a block of mass m moving at a speed v compresses a spring to a distance x before its speed is halved. Find the spring constant. तो एक ब्लॉक है जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है और कंप्रेसेस द स्प्रिंग टू डिस्टेंस x, यानी कि एक स्प्रिंग में इसने x कंप्रेशन कॉज कर दिया है और इसका स्पीड हाफ हो गया है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है मुझे. तो सिंपल इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे म्यू कुछ भी फ्रिक्शन के बारे में बोला नहीं है तो हम नहीं मानेंगे.
तो इनिशियली जो एनर्जी है दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल जो होगा हाफ एम वी बाई टू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि, या फिर हाफ 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 कैंसिल कर देते हैं, हाफ 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 इज़ कैंसल्ड आउट, तो एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 4 दिस इज़ 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो के इज़ 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। Consider the situation shown in figure 8E8। ये फिगर मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। This is a spring pulley mass system. So initially the spring is unstretched when the system is released from rest। यानी कि इनिशियली जो है स्प्रिंग को एक नेचुरल लेंथ पे रख करके छोड़ा है, तो नेचुरल लेंथ पे जब रखेंगे और जब छोड़ेंगे तो मास अपना, इसके मास के कारण ये नीचे की ओर सिस्टम मूव करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा और स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेच आएगा। तो मुझसे मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन नहीं, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, तो ये इनिशियल में मान लेता हूँ, इनिशियली जब छोड़ा है ये 0 स्पीड से, तो फिर ये ब्लॉक कुछ नीचे आएगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, लेकिन वो मुझसे नहीं पूछा है, बोला है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगा, वहाँ से फर्दर ये और कितना नीचे आया है, मैक्सिमम कितना नीचे आया है, ठीक है। तो बता देते हैं, मान लिया ये टोटल जो है x नीचे आया है, तो स्प्रिंग में भी हमारा x इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली हम इसी को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इनिशियल मेरा क्या है, रेफरेंस लाइन पे मेरा मास है, यानी कि मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और इनिशियली मेरा स्प्रिंग भी अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि स्प्रिंग में भी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी 0। यू फाइनल देखिए, अब फाइनली मेरा जो मास है वो x लेंथ तक नीचे आ गया, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ -mgx, और सेम स्प्रिंग में x लेंथ का स्ट्रेच आया है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पूरे मोशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है मैंने ब्लॉक में, ये पूरे सिस्टम पे, अपने स्प्रिंग पुली मास सिस्टम पे, तो दिस बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल, सॉरी बोथ द एनर्जी शुड बी इक्वल, यानी कि mgx शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो मुझसे क्या पूछा था, x ही पूछा था ना, हाँ, तो व्हाट विल बी x विल बी 2mg/k एंड x एंड x इज़ कैंसल्ड आउट। तो ये मैंने x इक्वल टू 0 को कैंसिल किया है, क्योंकि x इक्वल टू 0 क्या दिखा रहा है मेरा, ये इनिशियल जो सिनेरियो है वही दिखा रहा है, तो x इक्वल टू 0 तो ऐसे भी नॉट पॉसिबल है, तो माई फाइनल आंसर इज़ 2mg/k। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं 46 क्या कह रहा है। नाउ अ ब्लॉक इज अटैच्ड टू 2 अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स। ये एक फिगर दिया है मेरे पास,
ठीक है, दिस इज K1 एंड दिस इज K2 एंड दिस इज मास है। तो दो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग से अटैच कर दिया है एंड अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट थ्रू अ डिस्टेंस x। इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस कर किया है x से। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए x से जब हम इसको डिस्प्लेस करके ब्लॉक को कुछ यहाँ पे ले आए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ले आए, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम को छोड़ दिया मैंने। तो जैसे ही इसको छोड़ा ना, तो क्या होगा, तो छोड़ा तो ये इस तरफ को भागेगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये पूछा जब मेन पोजीशन पे सिस्टम आया तो इसका v पूछा है मेरे से, कितना वेलोसिटी होगा इसका। ठीक है, दिस इज़ माय इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज़ माय फाइनल कंडीशन। तो इनिशियली क्या हो गया, इनिशियली दोनों स्प्रिंग्स में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, दैट इज़ हाफ K1 x स्क्वायर प्लस हाफ K2 x स्क्वायर, क्योंकि K1 जो है मेरा x इलोंगेट हुआ है और K2 x कंप्रेस हुआ है। यू फाइनल क्या हुआ, फाइनल जब मेन पोजीशन पे वापस से ब्लॉक आया होगा तो दोनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पे आ गई, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है दोनों स्प्रिंग में, लेकिन मास के पास कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होगा, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। तो ये v पूछा है मेरे से, और पूरे प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम पे, यानी कि हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ K1 x स्क्वायर प्लस हाफ K2 x स्क्वायर। सो हाफ एंड हाफ इज कैंसल्ड आउट एंड यहाँ से v विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन m रूट अंडर x, and this is the answer. Now next question number 47. क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, एक डायग्राम दिया है, वो मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। देखिए आपको पूरे इसमें देखा होगा कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल केस के सिनेरियोस पहचानने हैं सही से, और देखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा रहा ना, कोई ऑब्जर्वर या फिर कोई फ्रिक्शन फोर्स कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर रहा है। बस ये दो चीज़ का ख्याल रखना है और बाकी तो आसानी है फिर। तो ये कुछ दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर से स्मूथ बोल दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं, with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end having a spring constant k as shown in the figure. Find the maximum compression of the spring. Will the velocity of the block be same when it comes back to the original position? Okay, चलिए, तो मुझसे मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा है, तो इनिशियली ये सिनेरियो दिया है, और फाइनली क्या होगा, फाइनली कुछ मेरा ब्लॉक आएगा ऐसे और ऐसे, और ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो इनिशियली जो होगा एनर्जी डेट इज़ हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ kx स्क्वायर। फिर से दोनों एनर्जीज को बस इक्वेट कर दीजिए, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट, और मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो व्हाट विल बी x विल बी रूट अंडर m/k इंटू v। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर देते हैं कि भाई हाँ यहाँ से छोड़ा है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है,
एनर्जी कंजर्व्ड है तो वापस से मेरा ब्लॉक यहीं पे आएगा सेम वेलोसिटी से। लेकिन नहीं, देखिए स्पीड सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलग है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। स्पीड सेम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों का स्पीड सेम होगा, बट वेलोसिटी, विल वेलोसिटी बी सेम? नो, वेलोसिटी डायरेक्शन changes. Next question number 48. तो 48 में फिर से एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। ठीक है, दिस इज माई डायग्राम। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is pressed against the horizontal spring at the fixed end to compress the spring through 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको कंप्रेशन दिया है 0.05 मीटर्स का, एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन्स पर मीटर। When released, the block moves horizontally till it leaves the spring, where it will hit the ground 2 मीटर below the spring। यहाँ से ये 2 मीटर का डिस्टेंस बोला है, हाइट, तो पूछा है कि ये ग्राउंड को कहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, सिंपल एक तरह से मेरे से ये रेंज पूछा है, कितना रेंज होगा। तो देखिए पहले का जो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ½ kx², वो पूरा का पूरा मेरे ब्लॉक को मिल जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। सो v विल बी इक्वल टू √* k/m into x. This is √. What is my k? K is 100 upon m is 0.1 into x is 0.05। ठीक है, तो ये यानी कि आ गया √1000 into 5/100 is 20, 1/20 upon 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब पहले ये बताइए इसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है s = ½ a/t², यानी कि t is 1/√10। ठीक है, तो यानी कि अब रेंज यहाँ से मिल गया। ये मान लिया दिस डिस्टेंस इज समथिंग l, तो l विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज √1000/20 इंटू टाइम इज़ 1/√10। 10 इसको काट दिया, यानी कि 10/20, दिस इज़ 0.5 meters, and answer is at the horizontal distance of 1 meter from the free end of the spring। 1 meter from the free end of the spring, ये 1 मीटर तो नहीं आया है, लेकिन एक सेकेंड देखते हैं क्या हमने कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज़ √k/m। ठीक है, ये तो k/m इंटू x दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया √1000 इंटू 5/100 1/20, तो √1000/20 यहाँ तक सही है वेलोसिटी। अब हमने निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, यहाँ गलती है, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने कुछ गलती कर दिया।
s equals to half into acceleration is 10 into t square, तो t will be 4/10 रूट अंडर 4/10 यानी कि 2/√10। अब यहाँ से l आ जाएगा, फिर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज़ 100/20 इंटू टाइम इज़ 2/√10। ये कैंसिल आउट, यानी कि 20/20 इज़ 1 मीटर, एंड दिस इज़ द आंसर।